जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई के ऊपर। दोस्तों, आप हमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो और आपका ये सपोर्ट देकर यार अंदर से मोटिवेशन मिलता है। कैसी भी स्थिति में हो, अपने भाइयों को अच्छा कंटेंट उन्हें देना ही हमें, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे एक वादा किया था कि आरएस सर जो आपको पढ़ाएंगे उसके प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो मतलब हमको आता है, वो आपको आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना है लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट है उसके अंदर इसमें मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को इजी चैप्टर है और इसे हम आराम से पढ़ेंगे। और जहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, उनको भी हम इजी मेथड से करेंगे। तो बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको कोई भी सवाल के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और अगली बात यह है कि भाई, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया है, उसे जाकर ज्वाइन करना है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को हमारे बारे में पता है कि हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो उसी अनुभव के आधार आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कल दोस्तों, हाँ, कल की वीडियो नीचे, कल की वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे। यहाँ कल की क्लास के अंदर अपना एक जो क्वेश्चन था, मतलब उसका एग्जैक्ट मतलब कि क्या नंबर, शायद 87 नंबर का या फिर 88 से क्वेश्चन था। उसके अंदर था कि सोनार, SON, सोनार जो ये किसके लिए यूज होता है मेरे स्टूडेंट। मतलब कि जब देखो कि हम, यानी कि जब एक अध्यापक को एक जो उसकी स्टूडेंट उसमें जब कमियां निकालते हैं तो अध्यापक को बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है कि हाँ, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हमारे अंदर कमियां निकालें। इसका मतलब ये है कि वो हमसे आगे, हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हम अगर आपके एज अध्यापक अगर आप हमें मानते हो तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जाएँ। ठीक है, तो कोई कल का जो इस क्वेश्चन का आंसर हमने जानबूझकर आप लोगों को गलत बताया था कि हम ये चेक कर सकें कि हमारे भाइयों और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको कितना उसके अंदर मतलब कि उन्हें कितना कुछ पता है। ठीक है, और भाई कल की वीडियो में जब बहुत सारे कमेंट आए थे, लगभग 10 कमेंट ऐसे थे कि सर आपने इसका आंसर गलत बताया। यानी स्टूडेंट, हमने इसका आंसर आपको जानबूझकर गलत बताया था, क्योंकि मैं कल वीडियो बनाने आया तो मेरे अंदर ये था कि हाँ यार, एक क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वो गलत बताऊंगा जो क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन था। मतलब ये लगभग मैं मानता हूं, अगर किसी ने इसका आंसर अगर सही कमेंट किया है तो ये मानो कि भाई उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, वो आराम से क्लियर कर सकता है। ठीक, और कल इसका आंसर बी होगा। पहले बता दूं भाई, इसका आंसर बी होगा, ए आंसर ना होगा, इसका बी होगा। बी में अपना था मतलब कि परासर्वे तरंग, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका कल के क्वेश्चन का डाउट आज नहीं कि वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है मेरे भाई, आज का कि जब एक घोड़ा एकाएक दौड़ता है तो जो घुड़सवार वो पीछे की ओर गिर जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखो मेरे भाई, यहाँ पर अपने पास एक तो होता है विराम का जड़त्व है। ठीक है, विराम का जड़त्व। ठीक है, और दूसरा अपना होता है गति का जड़त्व। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट, और एक और होता है उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिनके माध्यम से आप इसे आराम से याद कर सकते हो, और ना कि याद बल्कि आप अपने एग्जैक्ट आंसर को भी इससे निकाल सकते हो। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट है, देखो एक तो होगा मेन ऑब्जेक्ट और एक होगा उसका सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो मेन ऑब्जेक्ट अपने अंदर है, यानी कि वो किस प्रकार से है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मानो कि मैं अगर किसी कार में बैठा हूं तो मैं हूं सब ऑब्जेक्ट, और जो कार है वो अपने पास है वो मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो कार है वो मेन ऑब्जेक्ट, और जो मैं उसके अंदर बैठा हूं मैं उसका सब ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, यानी कि जो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो गतिशील है या फिर वो स्थिर है। पहली स्थिति बनेगी कि वो पहली स्थिति यह है कि कैसा कार स्थिर है, यानी कि कार है वो रेस्ट में। ठीक है, अगर वो कार रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि जब वो कार चलना स्टार्ट करेगी तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अपना होगा विराम का जड़त्व है। अब देखो इसमें आप कैसे पता लगा सकते हो सर ये विराम का है या फिर ये यानी कि ये कौन सा, कि ये विराम का जड़त्व है या फिर ये अपना गति का जड़त्व है। तो इसको आपको याद रखने के लिए एक ये ट्रिक है इसकी, जो मेन ऑब्जेक्ट आपके पास है ना, उसको देखना कि वो विराम में है या फिर वो उसका जो स्थिति है वो कौन सी, यानी वो विराम में या फिर वो गति में है। ठीक है, अगर वो विराम में है, अगर वो रेस्ट में है तो जो अपने पास इनर्शिया होगा वो अपना रेस्ट का होगा। अगर वो मोशन में है
तो अपना जो इनर्शिया है वो मोशन का होगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की ट्रिक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो आपको ये ट्रिक बताई है ये अपने जो क्वेश्चन है उस पर किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगी। पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो पहले क्वेश्चन में जो घोड़ा है यानी जो हॉर्स है वो अपना मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो घोड़ा है वो विराम में है या फिर वो गतिशील है, तो सर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो घोड़ा है सर वो रेस्ट में है, यानी जो घोड़ा है वो विराम में है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो अपने पास इनर्शिया है वो विराम का इनर्शिया हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि विराम के जड़त्व के कारण अपना जो शरीर का जो ऊपरी भाग वो स्थिर होना चाहता है, जबकि अपना जो मतलब जो पैर है वो उसके साथ गतिशील होना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हम पीछे की ओर आ जाते हैं। तो भाई ये अच्छी ट्रिक थी। मेरे को पता है कि इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी क्वेश्चन के ऊपर एटलीस्ट 1 मिनट या फिर 30 सेकंड से ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करो। मैंने जो ट्रिक बताई इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड के अंदर टिक करके आगे बढ़ जाते हो। बट मतलब 30 सेकंड क्या मतलब मात्र 5 सेकंड में इस जो क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बट आप अगर उस पर सोचोगे, मतलब आपका दिमाग उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर सोचेगा, उसके बाद अगर आप उसका आंसर निकाल रहे हो तो इसका मतलब कि आपको लगभग इसमें 1 मिनट लग सकता है। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और जो आपको ये ट्रिक बताइए भाई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं, ये हमने खुद निकाली है, ऐसे नहीं कि हमने कहीं से पढ़ लिया, हमने खुद इस ट्रिक को निकाला है। तो भाई इसके लिए अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। जब चलती हुई रेलगाड़ी, देखो जब चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तो उसमें उपस्थित जो पैसेंजर है वो आगे की ओर आकस्मिक झटका महसूस करते हैं। ये कैसे होगा? देखो इसमें देखो मेन ऑब्जेक्ट क्या सर? मेन ऑब्जेक्ट अपने पास रेलगाड़ी है, यानी कि जो अपने पास ट्रेन है वो अपने पास मेन ऑब्जेक्ट है। अब देखो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्थिति में सर? जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मोशन में, यानी जो मेन ऑब्जेक्ट है मेरे भाई वो मोशन में, यानी वो गति में। अगर वो मेन ऑब्जेक्ट अगर वही गति में है तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि जो अपने पास जो इनर्शिया है वो गति का इनर्शिया है, यानी जो इनर्शिया होगा दैट विल बी इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। किसी पिंड का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु, यानी कि किसी पिंड का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए में और बी में और इसमें आप डी में कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने मतलब आप इसमें ए बी सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई, बट आपको याद रखना कि जड़त्व वह क्वांटिटी है जो वस्तु की अगर वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर, अगर देखो मानो कि अगर मैं यहाँ से चलकर वहां तक जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं रेस्ट में हूँ, मानो कि पहली स्थिति ये है कि मैं रेस्ट में हूँ, तो मैं अगर रेस्ट में हूं तो अगर मेरा शरीर आगे गति करना चाहता है तो मेरे जो पैर है वो चाहते हैं कि मैं इसी स्थिति पर रहूं। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रेजेंट टाइम में जो इनर्शिया है वह अपने पास ही विराम का जड़त्व है। ठीक है, और अगर मैं गतिशील हूं तो मेरा ऊपर का शरीर ये चाहता है कि मैं विराम में आ जाऊं, बट जो मेरे पैर हैं वो ये चाहते हैं कि मैं गति करूं। इसका मतलब ये है कि वो दूसरा जो इनर्शिया वो इट विल बी द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा कि विराम तथा एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो भाई अच्छे से समझा रहा हूं, मतलब हर एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा। हाँ, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो आगे की ओर गिरता है, क्योंकि अब देखो मेरे भाई, अब इसमें अपना मेन ऑब्जेक्ट कौन सा सर? मेन ऑब्जेक्ट अपने पास बस है। अब देखो कि जो ये बस है ये विराम अवस्था में या फिर ये अपने पास जो गतिशील अवस्था में। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप आराम से बता सकते हो कि सर जो ये बस है वो गतिशील अवस्था में। ठीक, अगर ये गतिशील अवस्था में तो आपको ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि सर इसमें जो इनर्शिया होगा इट विल बी द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो यानी कि मेरे भाई अब आपके सामने चाहे कैसा भी एग्जाम्पल आए, यानी कि अब आपके सामने चाहे कैसा भी एग्जाम्पल आए मेरे दोस्त, मैंने जो ये ट्रिक बताई है इस ट्रिक के माध्यम से आप चाहे कैसा भी एग्जाम्पल आपके सामने हो आप आराम से इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना। देखो मैंने क्या बताया कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति को चेक करना है। अगर जो मेन ऑब्जेक्ट अगर वो गतिशील है तो आपका जो इनर्शिया होगा दैट विल बी इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो मेन ऑब्जेक्ट है वो अगर वो रेस्ट में है तो आपका जो इनर्शिया होगा दैट विल बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसमें आप ए बी सी में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन भाई इसमें ए और सी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए में बोला गया कि वो विराम में है, बट इसमें विराम में नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो गतिशील है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है? भाई याद रखना कि जो न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है इट एक्सप्लेन्स द इनर्शिया, यानी कि प्रथम नियम है वो एक्सप्लेन करता है जड़त्व को, और जो सेकंड लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, वो इसका परिमाण देता है, यानी इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इस जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति
नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा है तो वह एक ऊर्ध्वाधर गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, तब इसमें गेंद कैसे गिरेगी? भाई इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई, बट कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, आपका भाई आपके साथ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो अब देखो इस जो एक क्वेश्चन ऐसी एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। देखो इसमें मेरे को पता है कि इसमें स्टूडेंट बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे या फिर इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें बी और सी में लगभग स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे, बट इसका ऑप्शन नंबर बी, ना तो बी सही है ना ही सी सही है। अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, एक ऐसी कार है, मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इमेजिनेशन करनी है, यानी कि आपको अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी कार का इमेज लेके आनी है जो ऊपर से खुली हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है, मतलब आपको ये इमेज करना है कि मैं उस कार में बैठा हूं, ठीक है। अब सभी अपनी आंखों को क्लोज कर लो और ऐसे एक्सपीरियंस करो कि मैं किसी कार में बैठा हूं, ठीक है, और वो कार ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। यानी आपको इमेजिनेशन करना है, ठीक, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता, ठीक। अब समझो, देखो अब देखो आपके हाथ में एक गेंद है, ठीक। अब आप उस गेंद को ऊपर की ओर फेंको। अब देखो यानी कि अब आपके हाथ में एक गेंद, अब देखो मतलब हर एक स्टेप को एक्सपीरियंस करना। देखो अब मेरे हाथ में एक गेंद है, अब मैं इसको ऊपर इस साइड में लेके आ रहा हूं। अब देखो अगर मैं यहां तक लेके आ रहा हूं तो मेरा शरीर और जो कार है वो एक साथ मोशन में, यानी कि मान देखो कि ये अपने पास ये कार है, चलो एक कार मैं यहां पर बना देता हूं, देखो यानी कि ये कार है और ठीक, और ये यहाँ से ऊपर से खुली हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे हाथ में, देखो ये कार इस साइड में मेरे ऊपर एक बल लगा रही है, यानी कि ये कार आगे की तरफ ये गतिशील है और मेरा जो ये शरीर है वो भी आगे की तरफ गतिशील है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में है, ठीक है। अब देखो अब मेरे हाथ में जो गेंद है उस गेंद के ऊपर भी तो आगे की तरफ बल लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो पूरा निकाय बना है, यानी जो कार है, मैं हूँ, जो गेंद है वो पूरा एक निकाय है और उस निकाय के ऊपर जो कार है वो आगे की तरफ बल लगा रही है। अगर वो बल लगा रही है तो यानी कि आगे एक नियत वेग या फिर वो परिवर्तित वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यानी जो गेंद है उसके ऊपर भी आगे की तरफ एक बल लग रहा है, यानी कि इस स्थिति में जब मैंने उसको ऊपर फेंका तो ऊपर फेंकते वक्त उसमें आगे की तरफ एक बल लग रहा है, यानी कि मानो कि ये गेंद इस साइड में मैं उसके ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, अब इस गेंद पर इस साइड में एक बल लग रहा है। आई बात समझ में? अब मेरे को ये बताओ कि ये किस प्रकार की वो गति है, आप एक्सपीरियंस करो कि अब देखो अब मेरे को ये बताओ सर, जो ये प्रक्षेप्य गति होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें किस प्रकार की स्थिति आती है आपके सामने? देखो इसमें आपकी एक गेंद, देखो आपने किसी गेंद को पूरी तरफ फेंका, ठीक है, ठीक है, ओके, अन्य कि आपने किसी गेंद को पूरी तरफ फेंकते हो, ठीक है, तो उस स्थिति में उसके इस साइड में भी एक बल लगता है और उससे ऊपर की साइड में भी एक बल लगता है। यानी कि अगर आप किसी गेंद को अगर ऐसे फेंक रहे हो ऐसे, तो उसमें ऊपरी तरफ भी एक बल लग रहा है और उससे नीचे की तरफ भी एक बल लग रहा है, यानी कि ये जो गति होगी एक प्रकार की प्रक्षेप्य गति होगी, ठीक है। यानी कि आपने उस गेंद को ऊपर तरफ फेंका तो वो गेंद एग्जैक्ट में ऊपर ना जाकर वो उसका जो पथ है वो इस हिसाब से होगा, यानी कि उसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ होगा, ठीक है। और आप मानो कि आप मानो कि आप यहाँ पर थे, कब? जब 5 सेकंड था तो आप यहाँ पर थे, यानी कि लगभग आप 5 सेकंड, मतलब ऐसा मानो कि 9:10 और 5 सेकंड पर आप यहाँ थे। अब जस्ट 2 सेकंड बाद में 9:10 और लगभग 7 सेकंड पर आपकी कार यहाँ आ गई, ठीक है। तो जो ये गेंद है ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी तो वो उसका जो गति है वो नीचे की तरफ यहाँ पर आएगी, यानी कि जब किसी गतिशील गाड़ी में किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो गेंद आपके सीधे आपके हाथों में आकर गिरेगी, ठीक है। तो भाई देखो कितनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है मेरे भाई, इतनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा मेरे भाई। हर एक चीज़ को इमेजिनेशन द्वारा बता रहा हूँ आपको भाई, अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर मैं चाहता था इसके अंदर आपको ये भी बता सकता था इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी सही है, आप अपने हिसाब से देख लेना, बट नहीं, विद रीजन बताया है, विद एक्सप्लेनेशन बताया मेरे भाई। और कल को आपको ये भी पूछ सकता है कि जो ये पथ है वो कैसा होगा? भाई ये पथ है वो परवलयाकार होगा, यानी जो ये पथ है वो पैराबोला होगा। इन सवाल देख लो, पैराबोला होगा, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना अपने भाई की मेहनत के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो कि 2 kg का एक पक्षी 1 kg के मांस के पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है, और वह उड़ना प्रारंभ करता है, तो अगर उड़ना प्रारंभ कर दे तो इसमें जो निकाय इसका भार क्या होगा? अब देखो समझते हैं मेरे भाई। अब इसमें मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं क्योंकि उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर याद है और मतलब इसमें आपको इसका आंसर आपको याद है। अच्छी बात है अगर आपको उसका आंसर याद है, बट याद नहीं है तो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन जान लो आज क्या है। देखो इस चीज़ को अनुभव करना, मतलब इमेजिनेशन, क्योंकि देखो हमारे पास ना तो स्मार्ट बोर्ड है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता, ठीक है। देखो अब देखो कि आपके घर में एक पिंजरा और उस पिंजरे में एक पक्षी आपके पास है, ठीक है, ओके। तो अगर वो पक्षी, देखो वो पिंजरा पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वो पिंजरा अगर ऊपरी तरफ उड़ेगा, यानी कि वो पिंजरा ऐसा तो है नहीं कि जो पक्षी है वो उड़कर बाहर निकल गया, नहीं, वो उस पिंजरे के अंदर ही है। तो अगर वो पक्षी उड़ रहा है तो अगर वो उड़ेगा, मानो कि ये एक पिंजरा अपने पास है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन करना, और यहाँ पर एक वो अपने पास एक पैरेट है, इस प्रकार समझ लो, कुछ भी मान लो। अब देखो अगर वो
पहली स्थिति में थी, पहली स्थिति ऐसी थी कि वो यहाँ पर इस प्रकार से बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो यहाँ से जैसे इस स्थिति में आया तो वह जब उड़ता है तो वो नीचे की तरफ बल लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके जब उसके पंख ऐसे फैलेंगे तो वो पंख वो नीचे की तरफ बल लगाएंगे, यानी कि इस पिंजरे में उपस्थित वायु है, हवा है, उसके ऊपर वह बल लगाएगा। अगर वो बल लगा रहा है यानी कि जो तो अपने पास यहाँ पर जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग में के पाठ्यांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कारण ये है कि इसके जो पंख है वो यहाँ पर एक वायु की, इसमें पिंजरे में उपस्थित जो वायु है उसके ऊपर बल लगा रहा है, यानी कि जो पिंजरे में उपस्थित जो वायु है उसके ऊपर बल लगा रहा है। क्योंकि जब वो उड़ेगा तो उड़ने के लिए उसे जो वायु आई उसको हटाना पड़ेगा। अगर वो उसे हटाएगा तो वो नीचे की तरफ उस पर बल लगाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पाठ्यांक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्री बाहर की तरफ उसे धक्का लगता है, इसका कारण क्या? अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि बस अचानक मुड़ रही है तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या? सर इसमें मेन ऑब्जेक्ट बस है। अब मेरे को बताओ कि सर अगर वो बस मुड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि बस की स्थिति अपने पास स्थिति वो गतिशील है। अगर बस गतिशील स्थिति में, यानी कि अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है वो गतिशील, अगर वो मेन ऑब्जेक्ट गतिशील है तो जो इसका इनर्शिया होगा दैट विल बी द इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई ये ट्रिक बताइए, कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर लेना, आपका आंसर 100% सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नहीं, हाँ तो ये देखो, 5 kg मास की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में धंस जाती है, ठीक है। यानी कि जो गोली है वो लकड़ी के गुटके में धंस गई है, ठीक है। तो गोली द्वारा गुटके पर आरोपित बल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको समझते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और समझते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो पहले ही ये समझो कि इस क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो गोली द्वारा गुटके पर आरोपित बल है, अब देखो बल कैसे निकाल सकते हैं? सर फोर्स निकालने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले होते हैं मेन पाप। पहले अपने पास होता है कि जो यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन, ठीक है। तो पहला नियम ये बोलता है कि F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और दूसरा बोलता है बराबर ma, यानी अपने पास m तो अपने पास है क्योंकि 5 ग्राम अपने पास है, सर a नहीं है, तो अब a कैसे निकालेंगे? आपको मेरे भाई इसमें क्या दिया गया? इसमें ये दिया गया है कि जो गोली का जो प्रारंभिक वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड, यानी u बराबर अपने पास 100 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और गोली जो गुटके वो 6 मीटर तक, वो मानो कि देखो अब ये मार्कर है, ठीक है। अब देखो ये मार्कर है और इस मार्कर की लेंथ कितनी है सर? इस मार्कर की लेंथ लगभग है अपने पास 7-4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर कोई गोली यहाँ से आकर यहाँ तक आ रही है, यानी कि इसमें मैंने कोई गोली चलाई और वो यहाँ से घुसती हुई यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इस गोली ने कितनी दूरी तय की? सर इस जो गोली है इसने लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी तय की, यानी कि जो ये 6 सेंटीमीटर है ये गोली द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये एच का मान, एच बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखो अब न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जिसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि सर अगर अपने पास u है और h है और अपना अंतिम वेग है वो 0 है, क्योंकि सर गोली गुटके में जाकर रुक जाती है। तो ऐसा कौन सा नियम है जिससे हम यहाँ पर a प्राप्त कर सकते हैं? तो सर जो अपने पास जो थर्ड लॉ होता है ना, कौन सा? जो अपने पास गति का जो तीसरा समीकरण होता है उसमें हम आराम से बता सकते हैं v² बराबर u² प्लस का 2as मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो v² अपने पास 0 तो ये 0 हो गया, तो u² बराबर 2as। अब यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गति है और जो गोली है वो वहाँ पर जाकर रुक रही है। अगर वो रुकती है तो उसमें त्वरण नहीं होगा, उसमें मंदन होगा। तो यहाँ a माइनस है तो इस माइनस को आप भूल जाओ, ठीक है। अब a बराबर u² अपॉन 2s। अब u कितना सर? u अपने पास लगभग 100 गुणा 100 बट्टा 2s का मान कितना सर? s का मान अपने पास 6 है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर कमेंट करना है इसका, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से a आ गया लगभग 50 और यहाँ से काटा 3 तो 25, ठीक है। तो लगभग 2500 बट्टा 3 आपका a आया है और आपके पास m है, a है और f आपको दिया गया है। f का आपके मान है, f का मान आपके पास है नहीं, तो a आ गया, m आपके पास है, f का मान आपको कमेंट करना दिए गए ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो अपने पास न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसका मापन करता है? सर सभी को पता है कि सर ये है, ये जो फोर्स होता है, बल होता है, उसका मापन करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अभी आपको देखकर बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 100 डाइन का बल 10 सेकंड तक लगता है तो वस्तु में उत्पन्न वेग क्या हुआ? अब देखो सर हमको वेग निकालना, सर हम वेग कैसे निकाल सकते हैं? स्टूडेंट अगर आपको वेग निकालना है तो इसके लिए आपके पास या तो आपको निकालना पड़ेगा जो अपने पास इक्वेशन होता है ना, मोशन के जो इक्वेशन, गति के जो इक्वेशन होते हैं उससे निकालना पड़ेगा। बट अगर
आप गौर से देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि सर आपके पास एफ का मान है, एफ का मान आपके पास है, एम का मान आपके पास है, बट सर ए नहीं है, तो ए निकाल सकते हैं यहाँ से। पहले ए निकालो सर, एफ बराबर एम ही होता है, ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ का मान कितना सर 100 डाइन है, तो 100/5 ग्राम, तो ठीक है लगभग 20 आ गया यहाँ पे, ए का मान 20 है। अब देखो ए का मान आपके पास आ गया, और सर ए और वी में क्या रिलेशन होता है सर, ए बराबर होता है वी अपॉन टी। क्यों? क्योंकि सर वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब v का मान निकालना, तो a इंटू टी हो गया, तो a का मान 20 है, t का मान अपने पास 10 सेकंड है, तो लगभग 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। ओके, अगर कल को आपको ये पूछ ले कि इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आप आराम से बोल सकते हैं सर इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है, तो लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो फिलहाल इसके आंसर आपका लगभग सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिवाली पर छोड़ा गया रॉकेट, रॉकेट का वेग इतना है और वो इतने केजी की जो गैस है उसका निष्कासन करता है, तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरक बल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको समझते हैं। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मेरे अपने भाइयों को, ठीक है, क्योंकि हमने ये ठाना है कि हमारा कोई भी भाई कंटेंट की वजह से इधर उधर नहीं बटिएगा और उसे कंटेंट की कमी नहीं होगी मेरे भाई। हमारा यही मकसद है मेरे दोस्त कि हमारे किसी भी भाई को कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होगी मेरे दोस्त। फ्री पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, पैसे से कोई वैसे नहीं, क्योंकि देखो फौजी आदमी है, मतलब फौजी की तरह रहेंगे, ठीक है। तो देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि सर रॉकेट पर लगने वाला त्वरक बल। अब मेरे भाई याद रखना, कहीं पर भी अगर आपको रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट मिल जाए ना रॉकेट, तो इसमें आपको ये याद रखना है मेरे दोस्त, क्या पहले समझो कि इसमें लगने वाला बल क्या होता है। सर एफ बराबर होता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं भी ये से बोल सकता हूँ सर डी पी अपॉन डी टी। ओके, अब देखो P का मान रखो एम वी होता है, सबको पता है सर, डी अपॉन डी टी बराबर एम इंटू वी, ठीक है। अब देखो अगर मैं एम वी को बाहर कॉमन निकालो सर, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। यानी कि मेरे भाई याद रखना कि जब भी अपने कॉपी के अंदर ये नोट बनाकर लिख लो कि अगर जब भी हमारे पास रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है, तो वहां पर हमें डी एम अपॉन जो ये डी का मान हमें रखना पड़ेगा। अब इसके पीछे का भी कारण सुन लो। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो रॉकेट होती है उसमें जो फ्यूल होता है, ईंधन का कुछ तो मास होगा ना। देखो किसी रॉकेट को उड़ने के लिए सबसे मेन बात है उसका फ्यूल। उससे सबसे पहले उसे फ्यूल मतलब जो फ्यूल होता है उसकी आवश्यकता होती है। अब अगर कोई रॉकेट उड़ रही है तो उसका फ्यूल तो खर्च होगा। अब जो फ्यूल खर्च होगा वह उसमें उपस्थित जो गैस होते हैं, गैसें उसके रूप में बाहर निकलता है। यानी कि अगर कोई रॉकेट उड़ रहा है तो उससे गैसें बाहर निकल रही है, और जो गैस है, ये जो फ्यूल है, ये गैसों के रूप में बाहर निकल रहा है। यानी कि उसके मास में परिवर्तन हो रहा है, और वहां पर हमें डीएम अपॉन जो ये डीटीएस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, न कि डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर वी का मान कितना, सर वी का मान हमें 400 दिया गया, तो 400। अब सर आपका ये आंसर होगा कि सर यहाँ पर हमें डीएम अपॉन जो ये डीटीएस का मान हमारे पास है नहीं, बट मेरे भाई इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें ये बोला गया कि 0.05 केजी की जो गैसें हैं, जो गैस है वो बाहर आ रही है। अब मैंने क्या बताया सर, जो गैस है, ये जो फ्यूल है, ये गैसों के रूप में तो बाहर आता है। इसका मतलब ये कि सर डीएम अपॉन जो ये डीटी है, इसकी वैल्यू अपने पास 0.05 है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ 0.05। आगे सोल्व करोगे तो लगभग 2 आएगा, ठीक है। यानी लगभग 2 नहीं 20 आएगा, लगभग 20 न्यूटन आएगा, ठीक है भाई। अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखना। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। हाँ, किसी वस्तु के मास और त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें लगने वाला बल प्रारंभिक मान का कितना होगा। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, F बराबर एम ए। तो इस देखो एम का भी दोगुना किया गया तो 2m हो गया, और त्वरण को भी दोगुना किया तो 2a हो गया, तो लगभग 4ma। कितना गुना हुआ सर, 4 गुना हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इजी क्वेश्चन था इसलिए लेके गया ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए यार। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 9.8 वेट की किसी एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो सर इसमें हमें एफ का मान अपने पास है, बट सर इसमें हमारे पास एम का मान तो है नहीं, हम कहाँ से निकालें। देखो एफ बराबर होता है एम ई। अब ए का देखो एफ का मान अपने पास है, बट सर हमारे पास एम का मान है नहीं, हम ए का मान कैसे निकालें। बट आपको ये गौर से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आपको वस्तु का वेट दिया गया है, और जो वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है सर, वस्तु का जो भार होता है वो mg होता है, यानी r बराबर mg होता है, ठीक है। और r कितना है सर, r अपने पास 9.8 है, ठीक है। और m का मान आपको निकालना है, तो g का मान कितना सर, g का मान 9.8 होता है, यहाँ से m बराबर 1 हो गया, ठीक है। यानी कि जो वस्तु का भार है वहां से तो हम m निकालेंगे, और इस m की जो वैल्यू है उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो a गुणा अपने पास बल कितना सर, बल 5 है, तो a हो गया, तो a बराबर हो गया लगभग अपने पास 5, ठीक है। क्योंकि ए का कोई मतलब नहीं है, तो ए बराबर 5 हो गया। दोबारा समझ लो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सर जो वस्तु का जो भार वो क्या होता है, सर वस्तु का भार mg होता है, और यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू है, g की वैल्यू हम सबको पता होती है, तो m बराबर 1 आ गया। और यहाँ से m का मान अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो
5 बराबर 1 इंटू ए हो गया, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी है। अच्छा क्वेश्चन था, देखने को मिल सकता है मेरे भाई, इजी नहीं है ये क्वेश्चन। आप समझ रहे सर ये इजी इसलिए रहा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिए, बट अगर आप पहले स्वयं से इस क्वेश्चन को बनाते तो अब भाई हार्ड लगता आपको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, मुक्त रूप से गिरने के लिए, मुक्त रूप से गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 केजी की वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगता है, तो वस्तु में उत्पन्न क्या होगा? देखो मेरे भाई इसको समझते हैं। देखो कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गति कर रही है, ठीक है, तो उसमें 1 केजी की वस्तु पर एक जो पर 1 केजी की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसमें आपको बताना है कि उसमें त्वरण कितना होगा। तो सबको पता है, इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। एफ का मान अपने पास 1 है, तो एम आपके पास 1 है, तो 1 गुणा ए। अब देखो ए बराबर आपके पास होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इससे आपको यह बता सकते हो सर इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब भाई देखो इस क्वेश्चन में इसलिए लेके क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज वो थोड़ी सी टफ है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। देखो यहाँ पर अपने पास एफ का मान अपने पास 1 है, तो 1 एम का मान 1 है, तो ए बराबर होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये क्वेश्चन इजी नहीं है। इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े अपने वो डरावने ऑप्शन है, क्योंकि देखो इसमें अपना ए ऑप्शन है वो इसमें भी 1 मीटर प्रति सेकंड है, और ऑप्शन नंबर डी है, डी उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोला है। तो आप इस हिसाब से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन में दूर कर सकते हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखो अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो मेरे भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको देखते हैं। देखो क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया है मेरे दोस्त कि देखो, यानी कि डब्लू भार का एक पैराशूटधारी पृथ्वी पर टकराने पर ऊपर की तरफ 3g का त्वरण विरामावस्था में आता है, तो उसे उतरने के लिए पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित बल क्या होगा? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप भी कर देंगे। बट मेरे भाई ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का है, देखो समझते हैं 1 सेकंड का कैसे। देखो आपको एक चीज तो पता होगी मेरे भाई, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, यानी अगर ये मार्कर है, अगर मैं बात करूँ ये मार्कर है, या फिर मैं हूं, या फिर आप, या फिर कोई बहुत बड़ा आप चाहे मतलब बहुत ऐसा वस्तु जिसका भार बहुत ही अधिक हो, यानी कि आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, यानी बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है जिसका भार आपसे बहुत ही अधिक हो, ठीक है, यानी कि तो मैं हूं, एक ये मार्कर है, चाहे कुछ भी हो भाई, अगर आप उसे ऊपर से गिरा रहे हो, अगर मैं भी कहीं से कूदता हूं, जंप लगाता हूं, तो मेरे में पृथ्वी द्वारा मेरे में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? सर जी होगा, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर से ऐसे गिरा रहा हूं, ठीक है, तो इस मार्कर में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? सर जी होगा। यानी कि सर चाहे हम वस्तु कैसी भी हो उसमें उत्पन्न जो त्वरण है वो जी होगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कुछ भी हो। अब आपका ये डाउट होगा कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? ये देखो ये मार्कर है, इसको तो पृथ्वी से ऊपर से ये नीचे आता है, तब इससे टाइम बहुत कम लगता है। और अगर कल को अगर मैं अगर जंप करता हूं तो मैं बहुत ही फास्ट आ जाऊंगा। इसके पीछे का कारण एक है मेरे भाई कि मेरा मास ज्यादा है, इसका मास कम है। अगर मैं और ये मार्कर दोनों हम वैक्यूम में जंप करते हैं तो हम बराबर समय में पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी बात कि एक तो स्थिति होती है कि अगर मैं इसको मुक्त रूप से गिरा रहा हूं, ठीक है, तब इसमें उपस्थित त्वरण वो जी होगा। बट एक ऐसे मैं इसको ऐसे गिरा रहा हूं, ऐसे, अब देखना ये देखो, अब देखना कि ये ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो ये कितना फास्ट है। अब देखना दोबारा, देखना कि देखो ऐसे आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं सर, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। अब दोबारा देखना, देखो मेरे भाई दोबारा बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को, देखो हाँ अब देखना, देखो ये कितना फास्ट है, आया ना, क्योंकि इसमें ये था कि मैंने इसको पहले से एक त्वरण दे दिया है, यानी कि इसकी जो गति है उसमें मानो कि पहले मैंने इसे जी त्वरण तो इसने मतलब मैंने इसको दे दिया, और इसका जी खुद से था, यानी कि इसका जो बल है वो भार है वो W बराबर m, इसका मास है m इंटू जी प्लस का जी हो गया, ठीक है, तो 2mg हो गया। बट अगर ये मुक्त रूप से गिरता तो इसका भार है वो mg होता। अरे बस ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो व्यक्ति है वो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो त्वरण है वो पहले से 3g है, और उसका एक g और होगा तो m भार है, तो m इंटू 4g, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ सर ये लगभग 4 गुना होगा W का। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर ये किसी को समझ में आ गया तो मानो उसका बेड़ा पारा कर ना आए तो भाई समझ लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, इसको छोड़ो आप पहले, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं। हाँ इसको देखो, हाँ देखो
100 केजी के मास वाले एक रॉकेट में ईंधन की खपत 40 किग्रा प्रति सेकंड की दर से हो रहे हैं, तो अगर उसका वेग इतना है तो रॉकेट पर परिणत का मान क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है, एफ बराबर आप एफ निकालना है तो डी एम अपॉन डी टी आपको है आपके पास, और वी आपके पास है, तो वी कितना है सर? वी अपने पास 5 गुणा 10 की पावर 4 अपने पास है, और डी एम अपॉन डी टी अपने पास 40 केजी है, तो 40 केजी बोल सकता हूँ, ठीक है, 40 केजी प्रति सेकंड है, ठीक है। अगर प्रति मिनट होता तो उसका आंसर अलग होता, क्योंकि सर उसके बाद 60 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो ये को 4 5 20 लगभग 200 गुणा 10 की पावर 4, 2 जीरो ऊपर चला गया तो 2 गुणा 10 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, आपको बस इस चीज़ को याद रखना है कि कहीं पर भी अगर हमको रॉकेट का नाम ले दे तो वहाँ पर हमें डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू रखनी है, और वी की वैल्यू अलग से हम उसमें पुट कर देंगे, उस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और भाई जो ये क्वेश्चन है लिफ्ट वाले, हम इसको कल को करेंगे, बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कल की वीडियो मिस मत करना कोई भी। देखो इसको समझते हैं मेरे भाई, इसको समझते, देखो जस्ट वेट। हाँ देखो, 100 केजी की एक अपने पास कोई वाहन है, यानी कि कोई व्हीकल है, उसका 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से गतिशील है, तो वाहन को इतने सेकंड में रोकने के लिए उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? यानी कि सर इसमें कुछ नहीं करना, हमें एफ का मान निकालना, ए बराबर एम ही होता है। एम का मान कितना सर? एम का मान 100 केजी। अब ए का मान क्या होता है सर? एक बार आप सबको पता है, ए बराबर वी अपॉन टी होता है, ठीक है। अब वी कितना है सर? वी अपने पास है लगभग 5, और टी का मान 1/10 है, तो 1/10 हो गया तो 10 ऊपर जाएगा तो लगभग 5000 हो जाएगा, ठीक है, 5000 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। वही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आए। अगला क्वेश्चन देखो, और हाँ इसको जान लो थोड़ा, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो किसी मास पर लगने वाला जो बल है वो इतना दिया, अगर उसमें त्वरण अगर इतना हो तो वस्तु का मास कितना होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको एफ बराबर एम ही होता है, सबको पता है, ठीक है। तो एम का मान निकालना, तो एफ बराबर हो गया एफ अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब देखो एफ है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबको पता है। अब सर वेक्टर क्वांटिटी है होती है, तो सर हमें इसका मैग्नीट्यूड हमें वो लेना पड़ेगा। तो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 6 8 10 का मैग्नीट्यूड सबको पता है सर, लगभग 200 होगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से निकालना है, 200 √ हो गया, ठीक है। अब देखो ए का मान कितना सर? एक मान ए है, तो ये होगा लगभग 200 10 √ 2 होगा, ठीक है। एफ का मान होगा 10 √ 2, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, और कल का जो एक क्वेश्चन था उसका मैंने आपको डाउट और क्लियर किया, क्योंकि वो मैंने खुद आपको जानबूझकर मैंने आपको गलत बताया था, ताकि आप उसका आंसर सही कमेंट कर सको, ठीक है। तो भाइयों ये था आपके लिए आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन। अच्छा लगे लाइक करना, और जो आपको होमवर्क दिया उसको आपको कमेंट करना है, और भाई सपोर्ट करना है, ऐसे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आप सपोर्ट करोगे तभी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।